हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, नामकरण और सीमा। आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। विषय वस्तु के बौद्धिक एवं वैज्ञानिक अध्ययन के लिए अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से विभिन्न कालखंडों में बांटकर किसी भी विषय वस्तु का काल विभाजन किया जाता है और वो बड़ा उपयोगी साबित होता है। हिंदी साहित्य का 1200 वर्षों का एक बड़ा इतिहास है और हिंदी साहित्य का इतिहास का जो इतिहास है वो 150 वर्षों का है। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो 1200 वर्षों का है और हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने की जो परंपरा की शुरुआत है वो लगभग 150 वर्ष पूर्व से है और उसे भी विदेशी विद्वानों ने सबसे पहले लिखा। गारसा दतासी फ्रांसीसी विद्वान के द्वारा यह शुरू किया गया था। तो जो हिंदी साहित्य के काल विभाजन का कार्य 150 वर्षों के इतिहास में किया गया, उसका आधार क्या था। जैसे हिंदी के जो सामान्य विद्यार्थी हैं या हिंदी के जो सामान्य पाठक हैं या हिंदी जो भाषी लोग हैं, ये मानते हैं कि सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास ये लोग भक्ति काल के हैं। पृथ्वीराज रासो लिखने वाले चंदबरदाई आदिकाल के हैं। नाथ पंथ के जो संत थे, नाथपंथी जो थे, जो सिद्ध थे, वो आदिकाल के हैं। लेकिन कबीरदास ये नहीं जानते थे कि हमको भक्ति काल में रख दिया जाएगा, या कबीरदास ये नहीं जानते थे कि हमको संत काव्य का प्रवर्तक मान लिया जाएगा। तुलसीदास भी नहीं जानते थे कि वो जो है वो रामाश्रयी शाखा के कवि हो जाएंगे। ये उनको नहीं पता था, वो तो इतिहासकारों ने उनका नामकरण कर दिया प्रवृत्ति के आधार पर। इतिहासकारों ने समान प्रकृति के आधार पर जो कवियों का जो नेचर था, जो प्रकृति थी लिखने की, उसके आधार पर उनको कैटेगराइज किया, उनका विभाजन किया। उन कवियों लेखकों को नहीं पता था। तो काल विभाजन का जो आधार है वह मूल काल विभाजन जो आधार है प्रवृत्ति पर और प्रकृति पर और साहित्यिक प्रवृत्तियों और आदर्शों के साम्य और वैषम्य पर, समानता और असमानता के आधार पर काल विभाजन हुआ। और जो नामकरण हुआ, नामकरण का जो आधार था वह मूल साहित्य की चेतना की प्रधानता के आधार पर हुआ एवं साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर हुआ। नामकरण राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण हुआ। कर्ता के आधार पर नामकरण हुआ। कर्ता मतलब जो युग, उस युग का साहित्य नेता माना जाता है। जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, स्वच्छंदता प्रसाद युग। तो ये चूंकि ऐसे व्यक्तित्व रहे जो साहित्य नेता रहे हैं, बड़े कर्ता रहे हैं, बड़ा कृतित्व रहा है इनका। इनके कृतित्व के कारण इनका युग पहचाना जाता है। इस आधार पर इन्हें उस युग का प्रवर्तक माना गया, उस युग में इन्हें रखा गया। विकास के आधार पर जो साहित्य की प्रवृत्तियां विकसित होती हैं, कुछ प्रवृत्तियां पीछे छोड़ जाती हैं, कुछ विकसित होती हैं, उनके आधार पर नामकरण हुआ। जैसे आदिकाल, आधुनिक काल।
राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रवृत्ति भी आधार बनती है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक सामाजिक या जो घटनाएं होती हैं बड़ी, या आंदोलन जो होते हैं, जैसे स्वतंत्रता का आंदोलन चला था, स्वातंत्र्योत्तर काल, भक्ति काल, पुनर्जागरण काल, राष्ट्रीय धारा, स्वच्छंदतावाद, ये सारे जो हैं जो नामकरण हुए विभिन्न कालखंडों के हिंदी साहित्य के, वे विकास के आधार पर हुए, मूल साहित्य चेतना के विकास के आधार पर हुए। तो इस प्रकार से ये उनका नामकरण हुआ। युगों का मूल्यांकन मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और समाज के में जो समाज के उस काल विशेष की जो मूल प्रवृत्तियां थी, सामाजिक प्रवृत्तियां भी थीं, उन प्रवृत्तियों के आधार पे और जो बड़े ग्रंथ लिखे गए, उन ग्रंथों के आधार पर भी काल विभाजन हुआ और नामकरण हुआ, और उसी के आधार पे उनकी कालखंड की सीमाएं तय की गई। जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा जाता है, तो हिंदी साहित्य को अध्ययन की सुविधा से 4 भागों में बांटा जाता है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से ये समझने की गलती न करें कि जो इतिहासकार, जो साहित्यकार थे, जो कवि थे, जो लेखक थे, जो नाटककार थे, जो उपन्यासकार थे, जो गीतकार थे, उन्हें इस बात का पता था कि हमको इस कालखंड में रख दिया जाएगा। तो कबीर को क्या पता था, रैदास को क्या पता था, दादू रज्जब क्या जानते थे, मीरा को क्या पता था, केशवदास क्या जानते थे, लेकिन वो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से उनको रखा गया। काल विभाजन का जो प्रयास था उसकी तरफ गारसा दत्तासी और शिव सिंह संगर का ध्यान ही नहीं गया, और काल विभाजन का जो सबसे पहला प्रयास किया जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया, जिन्होंने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा। उन्होंने सबसे पहले काल विभाजन का कार्य किया। उन्होंने हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को 11 भागों में बांटा, 11 कालखंडों में उसको बांटा। चारण काल, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, ये दूसरा उनका अध्याय है, भाग है। तीसरा जायसी की प्रेम कविता। चौथा ब्रज का कृष्ण काव्य। 5वां तुलसीदास के अन्य परवर्ती। मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, ये 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, और कंपनी के बाद आप जानते हैं कि महारानी विक्टोरिया का शासन आ गया था। तो महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो इस प्रकार से उन्होंने काल विभाजन किया, और उनकी काल विभाजन की 11 भागों में उन्होंने अध्यायों में बांटा, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से जॉर्ज ग्रियर्सन ने। लेकिन उनके काल विभाजन की त्रुटियां थीं, इसलिए उनके काल विभाजन को अस्वीकार कर दिया गया। और बहुत सारी त्रुटियों को तो ग्रियर्सन ने खुद स्वीकार किया कि इतने ज़्यादा कवियों की संख्या, इतनी ज़्यादा प्रवृत्तियां, भारतीय समाज की विभिन्नता के आधार पर प्रवृत्तियों में भी विभिन्नता साहित्य के संस्कारों में, रचनाओं में हमें मिलती है, साहित्यकारों में मिलती है। तो उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि बहुत सारी त्रुटियां रह गई हैं। दूसरा जो काल विभाजन करने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद, अच्छा, जॉर्ज ग्रियर्सन का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें वैज्ञानिकता का पूरा अभाव है, और जो अध्याय हैं उन अध्यायों की संख्या बहुत ज़्यादा, 11 अध्याय हैं।
और अपभ्रंश साहित्य को हिंदी में उन्होंने सम्मिलित कर लिया। इन सारी त्रुटियों के कारण उसे जो हमारे समीक्षक हैं, आलोचक हैं या बाद के जो इतिहासकार हैं, उनके नामकरण को त्रुटिपूर्ण नामकरण बताते हैं। जो दूसरा प्रयास किया हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का, वो मिस्र बंधुओं ने किया। मिस्र बंधुओं ने 1913 में हिंदी साहित्य का अपना इतिहास ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद लिखा, और उस मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ में उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में विभाजित किया। आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल। इन 5 भागों में उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को अपने मिस्र बंधु विनोद में विभाजित किया। लेकिन इनका भी जो काल विभाजन है वो उसमें बहुत सारी त्रुटियां देखने को मिली, इसलिए इनके भी काल विभाजन को स्वीकार नहीं किया गया। बहुत अस्पष्ट था पूरा का पूरा उनका काल विभाजन, इसलिए उनके भी काल विभाजन को बहुत स्वीकृत नहीं मिल पाई। त्रुटियां तो ये थी कि पहले तो नामकरण में एक जैसी पद्धति नहीं थी। आरंभिक, माध्यमिक, वर्तमान, यह विकासवादिता पर आधारित है, और अलंकृत काल आंतरिक प्रवृत्ति पर आधारित है, और परिवर्तन काल नाम जो उन्होंने दिया, 5 भागों में बांटा, तो चौथे भाग का नाम परिवर्तन काल था। तो वो जो उन्होंने विभाजन किया वह असंगत प्रतीत होता है। परिवर्तन काल नामकरण कैसा नामकरण, उससे क्या बोध हो पाएगा। इसलिए उनका भी जो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन है वो त्रुटिपूर्ण लगा, उसे भी स्वीकृति नहीं मिल पाई। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से, जिसको नींव की ईंट कह सकते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की, उसके काल विभाजन की, वो किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और वो उन्होंने 1929 में जब हिंदी साहित्य का इतिहास उनका प्रकाशित हुआ, तो उन्होंने उसमें नामकरण किया। और वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, गद्य काल सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं। हिंदी का एक एक विद्यार्थी, एक एक पाठक हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य शुक्ल के काल विभाजन को जानता है। बहुत ही लोकप्रिय काल विभाजन, उनका वीरगाथा काल नाम देना बड़ा लोकप्रिय रहा। तो उन्होंने वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल नामकरण हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हुए किया। वीरगाथा काल को आदिकाल, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल, रीत काल को उत्तर मध्यकाल और गद्य काल को आधुनिक काल नाम से भी हिंदी साहित्य के इतिहास उन्होंने अभिहित किया। उनकी जो काल विभाजन की जो आधार था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, वह प्रवृत्ति थी। और जो लोकप्रिय ग्रंथ लिखे गए थे, जो ग्रंथों की लोकप्रियता के आधार पर उन्होंने, ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर उन्होंने काल विभाजन को किया था। जो मूल प्रधान प्रवृत्ति थी उस के आधार पर काल विभाजन उन्होंने किया। और साहित्यकारों और उनकी रचनाओं, कवियों और उनकी रचनाओं को उन्होंने उसी के आधार पर अपने अपने कालखंडों में रखा। उसके बाद जो काल विभाजन हमारे सामने आता है वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का आता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 1938 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में काल विभाजन किया, और उन्होंने बड़े रोचक नाम रखे हिंदी साहित्य के कालखंडों के।
उन्होंने 5 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया। संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आचार्य शुक्ल ने रचना प्रवृत्ति के आधार पर अपना काल विभाजन किया था और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने रचनाकार के आधार पर अपना काल विभाजन किया था। दोनों लोगों की काल विभाजन में और नामकरण में ये अंतर था। अगला जो महत्वपूर्ण काल विभाजन हम देखते हैं वो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का है। उन्होंने भी हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया और उसका नामकरण उन्होंने प्रारंभिक काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल उसका नामकरण किया। और पूर्व मध्यकाल को उन्होंने धर्माश्रय, राज्याश्रय और लोकाश्रय नाम से विभाजित किया। इस पूर्व मध्यकाल में 3 प्रकार की रचनाएं आती हैं: धर्माश्रय, राज्याश्रय और लोकाश्रय। डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी नामकरण किया हिंदी साहित्य के इतिहास का। कालखंड काल विभाजन किया और नामकरण किया। अपभ्रंश काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल डॉक्टर बच्चन सिंह का नामकरण है। इस प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन हुआ, उनका नामकरण हुआ। लेकिन जो सबसे लोकप्रिय काल विभाजन और बड़ा स्पष्ट आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद हुआ, और चूंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिस समय काल विभाजन किया था और जिसमें उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, उस समय बहुत सारे अनुसंधान नहीं हुए थे, शोध सामग्रियां नहीं हुई थी, बहुत सारी सामग्रियां अनुपलब्ध थीं, इसलिए उनके नामकरण में त्रुटियां होना स्वाभाविक सी बात है। और बाद में बहुत सारे अनुसंधान हुए, शोध हुए, बहुत सारी प्रकाशित सामग्रियां आईं, विलुप्त सामग्रियां बहुत सारी आईं जो कहीं नहीं थी, वो उनकी उपलब्धि हुई, तो उनका नामकरण का आधार बदला, काल विभाजन का आधार बदला। जो सबसे लोकप्रिय काल विभाजन हमें मिलता है डॉक्टर नगेंद्र का। डॉक्टर नगेंद्र के संपादकत्व में जो हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही लोकप्रिय है और हर विद्यार्थी पढ़ता है, पढ़ना भी चाहिए। अगर आपको हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव को मजबूत करना है, हिंदी साहित्य के इतिहास के अध्ययन की अपनी नींव को मजबूत करना, जो बेस है ज्ञान का, तो आपको डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए। डॉक्टर नगेंद्र ने जो के इतिहास में जो काल विभाजन है वो पहला आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल। आदिकाल को 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 14वीं शताब्दी के मध्य तक माना गया। भक्ति काल 14वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 17वीं शताब्दी के मध्य तक माना गया। रीति काल को 17वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 19वीं शताब्दी के मध्य तक माना गया। और आधुनिक काल 4 भागों में डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास मिलता है: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। कितना साधारण सा नाम और लोकप्रिय नाम, सर्वस्वीकार्य नाम। तो आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल और आधुनिक काल। आधुनिक काल में 19वीं सदी के मध्य से अब तक का कालखंड रखा गया और उस आदिकाल में, उस आधुनिक काल में जो ये चल रहा है 19वीं शताब्दी के बाद से जो ये समय चल रहा है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आदिकाल की समय सीमा 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी, भक्ति काल की समय सीमा 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी और रीति काल की समय सीमा 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी और आधुनिक काल की समय सीमा
19वीं शताब्दी से अब तक। और आधुनिक काल में पुनर्जागरण काल, जिसको भारतेंदु युग कहते हैं, 1857 से लेकर के वो भारतेंदु काल 1900 तक माना गया, उसे पुनर्जागरण काल कहा गया। दूसरा जागरण सुधार काल द्विवेदी युग 1900 से लेकर के 1918 का समय। छायावाद काल 1918 से 1938 का समय। छायावादोत्तर काल 1938 से लेकर के 1953 तक। छायावादोत्तर काल को 2 भागों में बांटा गया है। उसमें प्रगत प्रयोग काल और नवलेखन काल। प्रगत प्रयोग काल को 1938 से लेकर के 1953 तक और नवलेखन काल को 1953 से लेकर के अब तक। तो बड़ा ही लोकप्रिय काल विभाजन डॉक्टर नगेंद्र का रहा, जो हिंदी के विद्यार्थी पढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल के बाद सबसे आचार्य शुक्ल का काल विभाजन तो नींव है। और सामयिक जो कारण हैं, हमने बताया कि अनुसंधान की सामग्री, शोध सामग्री न होने के कारण ऐसा था। तो उस कारण कुछ कमियां, उसमें त्रुटियां जो रह गई, बाद के इतिहासकारों ने उसी को आधार बना करके उसको दूर किया, जो उपलब्ध सामग्री, नवीन शोध परिणाम आए उसके आधार पर। तो इस प्रकार से ये काल विभाजन हुए। लेकिन जो कालखंडों का जो स्वीकृत नाम रहा वह आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल रहा, और इसी को मान्यता प्राप्त है। अब जो नामकरण किया गया हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों का, देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास या किसी भी देश के भाषा के साहित्य का इतिहास उस देश के समाज का भी इतिहास होता है। इससे उस समय के समाज की धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का पता चलता है। किसी भी देश की, किसी भी भाषा के साहित्य का जो इतिहास है, उस भाषा के जो भाषा भाषी हैं, जो समाज के लोग हैं, उनकी सामाजिक, उनकी राजनीतिक, उनकी सांस्कृतिक, उनकी धार्मिक स्थिति का पता चलता है। और किसी भी देश के समाज के साहित्य पर उस देश की राजनीतिक, उस देश की सामाजिक, उस देश की सांस्कृतिक और उस देश की धार्मिक स्थितियों का प्रभाव पड़ता है और देखा जा सकता है। समाज की स्थिति का पूरा चित्र साहित्य में मिलता है। एक पाश्चात्य विचारक हैं कार्लाइल। कार्लाइल ने कहा था कि किसी राष्ट्र के काव्य का इतिहास वहाँ के धर्म, राजनीति और विज्ञान के इतिहास का सार होता है। कार्लाइल ने कहा था, काव्य के इतिहास में लेखक को राष्ट्र के उच्चतम लक्ष्य, उसकी क्रमागत दिशा और विकास को देखना आवश्यक है। इससे कार्लाइल कहते हैं कि राष्ट्र का निर्माण होता है। को कार्लाइल के इस कथन के आधार पे हिंदी साहित्य के इतिहास को भी देखा जा सकता है। और मैथ्यू आर्नोल्ड ने साहित्य को जीवन की व्याख्या माना कि साहित्य का मतलब जीवन की व्याख्या। किसी देश के भाषा का साहित्य उस देश के भाषाभाषी, उस भाषाभाषी समाज के जीवन की व्याख्या है। आप इस कसौटी पे हिंदी साहित्य के इतिहास को कस सकते हैं और उस समय के समाज की स्थिति को पढ़ सकते हैं। जब हम लोग हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने के बाद
आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में किस प्रकार का साहित्य लिखा गया, तो हम लोग देखेंगे कि वह साहित्य लिखने की जो पृष्ठभूमि थी वो कैसी थी, और उस पृष्ठभूमि के आधार पर प्रवृत्तियों में बदलाव कैसे हुआ और साहित्य की प्रवृत्तियां कैसे तय हुई। लेकिन हम लोग सबसे पहले आदिकाल का जो नामकरण हुआ, विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न नामकरण किए, बड़े मतभेद रहे नामकरण को लेकर के। भारत में विचारशील लोग ज़्यादा हैं, इसलिए चीज़ों को लेकर बड़ा मतभेद रहता है, और मतभेद से नए नए निष्कर्ष, नए शोध परिणाम भी तो आते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल को लेकर के भी नामकरण में काफ़ी विभिन्नता रही, भिन्नता रही, और जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल कहा, मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो द्विवेदी युग के युग प्रवर्तक थे, उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल को बीजवपन काल कहा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी तो हिंदी साहित्य के इतिहास को केवल 3 भागों में बांटते हैं: बीजवपन काल, अंकुरोद्भव काल और पत्रोद्गम काल। केवल 3 कालखंडों में विभाजित करते हैं। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को, प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल कहा। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा। राहुल सांकृत्यायन का कहना था कि सिद्धों की वाणी और सामंतों की का स्तुतिगान इसमें है। लेकिन आचार्य हजरत प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि जो राहुल जी कह रहे हैं उसमें जो कविता का जो लौकिक रस होता है वो इस नामकरण से स्पष्ट नहीं होता, इसलिए उनके नामकरण को अस्वीकार कर दिया गया। वीर काल कहा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा का दिया हुआ नामकरण है, और जो सबसे उपयुक्त नामकरण दिया गया हिंदी साहित्य के आरंभिक काल का मिश्र बंधुओं के शब्दों में कहें तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नामकरण है आदिकाल। प्रारंभिक काल गणपत चंद्र गुप्त ने कहा और सुमन राजे ने आधार काल नामकरण किया उसका। अपभ्रंश काल डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कहा और अंधकाल कपिल कुलश्रेष्ठ ने नामकरण किया हिंदी साहित्य के आदिकाल का। आधार काल मोहन अवस्थी ने उसका नामकरण किया, और संक्रमण तथा प्रवर्तन काल राम खिलावन पांडे का दिया गया नामकरण है हिंदी साहित्य के आदिकाल को। कालखंडों के नामकरण पर बहुत भारी विवाद था, और विवाद की स्थिति तो ये हुई कि कोई किसी नाम पे सहमत ही नहीं हुआ। तो आदिकाल के बाद, आदिकाल में तो बहुत सारे विवाद हुए उसके नामकरण पे। भक्तिकाल को लेकर के लगभग लोगों में आम सहमति थी, और रीतिकाल को लेकर के, लेकिन रीतिकाल को लेकर के भी असहमतियों के स्वर उठे, हालांकि उतने नहीं है लेकिन है। जैसे रीतिकाव्य नामकरण किया रीतिकाल का जॉर्ज ग्रियर्सन ने। मिश्र बंधुओं ने उसको अलंकृत काल कहा, और रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। रीतिकाल नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, आदिकाल नाम प्रारंभिक काल का हजरत प्रसाद द्विवेदी जी का है। श्रृंगार काल रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा, और कला काल रीतिकाल को रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। तो इस प्रकार से रीतिकाल के नामकरण को भी लेकर के विवाद रहे। कालखंड के नामकरण पर लेकर विवाद खूब हुए, लेकिन हिंदी के जो विद्यार्थी हैं, हिंदी के जो अध्यापक हैं, हिंदी के जो पाठक हैं, और हिंदी साहित्य जगत में जो सर्वस्वीकृत नाम है कालखंडों का, जो बहुप्रचलित नाम है, जो सर्वाधिक प्रचलित है, वो है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आदिकाल की समय सीमा तय की गई 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी।
भक्ति काल की समय सीमा तय की गई 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी। रीति काल की समय सीमा तय की गई 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी और आधुनिक काल की समय सीमा तय की गई 1850 ईस्वी से अब तक। और यह सर्वमान्य है, लगभग सभी विद्यार्थी इसको मानते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि अगर आदिकाल का आरंभ 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी माना गया तो केवल 350 साल का समय ही उसका है। किसी भी प्रवृत्ति का जन्म एग्जैक्ट तुरंत एक निश्चित समय से नहीं होने लगता है कि गाड़ी को 12:30 पर छूटना है तो तभी छूटेगी। 1 जनवरी 2020 से योजना कोई लागू होनी है तभी लागू होगी। साहित्य की प्रवृत्तियां इस आधार पर जन्म नहीं लेती, उनका समय सीमा इस आधार पर तय नहीं किया जा सकता। जो 1000 से 1350 ईस्वी का समय तय किया गया, वो जो मूल प्रवृत्तियां हैं पहले से जन्म लेने लगती हैं और बाद तक चलती हैं। एक प्रवृत्ति के जन्म लेने और दूसरे प्रवृत्ति के समाप्त होने के बीच का कालखंड वो समय सीमा का होता है और वो 10-20-25 साल पहले से लेकर के 10-20-25 साल 50 साल बाद तक चलती हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, उनका नामकरण और उनकी जो समय सीमा है वो हम लोगों की बातचीत में संक्षेप में स्पष्ट हुई। निश्चित रूप से ये आपके लिए उपयोगी साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।